डिक्सन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी थी मतलब कि अभी भी है, लेकिन इसका जो फ्लेयर है, इसका जो फ्लेवर है वो काफी हद तक घट गया जब इनपुट प्राइसेस बढ़े। अगर आप इसके लास्ट 3-4 साल के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स तो ग्रोथ इनका बड़ा जबरदस्त होता था 41% पे, बट पैट ग्रोथ लास्ट 2-3 साल से इनका 25% पे आ गया था। जब सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है, प्रॉफिट ग्रोथ कम होती है, तो सिंपल होता है कि कंपनी को जो अपने इनपुट कॉस्ट है उसको पास ऑन नहीं कर पाती है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी सेल्स की ग्रोथ ज्यादा हो, प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, वो ये बता रही है कि वो कंपनी जो है अपना जब इनपुट कॉस्ट पास नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली उसको ये होता है कि उसके जो बोरो है, उसके जो वेंडर है जो उससे सामान खरीद रहे हैं वो उन पे हावी हैं। तो जैसे डिक्सन फॉर एग्जांपल अगर ये सैमसंग के लिए कोई फोन बना रही है या कोई टीवी बना रही है, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि सैमसंग का जो बार्गेनिंग पावर है ज्यादा है इसके ऊपर, और उस कारण स्टॉक ऊपर 100 के पी से नीचे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी किया। अभी भी 75 के पी पे स्टॉक है, स्टॉक कोई सस्ता नहीं है आप अगर देखेंगे। और ये जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है थोड़ा सा मार्जिन इसका बड़ा है, 5 के लगभग एबिटा मार्जिन आया, बट 5% एबिटा मार्जिन बहुत वेफर थिन मार्जिन होता है। और ये पिछले डाउनटर्न ने बताया कि कंपनी, अच्छा इनका एक तो है कि आपको मार्जिन का प्रॉब्लम हो, आप जब पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी एक और प्रॉब्लम ये सब कंपनीज में ये होती है कि जब आप मार्जिन पास ऑन नहीं कर पाते हैं और आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी कम हो जाता है, जो पिछले साल इनके साथ हुआ, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो 17,000 से घट घट कर 12,500-13,000 पे इन लोगों ने लाया उसको। तो नॉर्मली मुझे ये 70-80 की पी की कंपनियां जो 20% ग्रो करती है वो अच्छी नहीं लगती है, पर डिक्सन फिर भी 25% का ग्रोथ मान सकते हैं नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। लेकिन वो ग्रोथ इनके हाथ में नहीं है, वो ग्रोथ इनके वेंडर के हाथ में। अगर वेंडर का इनसे आउटसोर्सिंग बढ़ेगा, पीएलआई का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है और ये लोग परफेक्शन पे काम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये लोग हर वक्त कैलिब्रेट करते रहते हैं कि और हम कैसे कॉस्ट घटाएं। अगर ये ज्यादा कॉस्ट घटाएंगे तो इनका जो आगे खरीदने वाला है, जो इनका जो बायर है इनका, वो इनके सर पे आएगा, बोलेगा तुम्हारा तो यार कॉस्ट कम हो गया, अब तो मुझे और थोड़ा एडवांटेज दो इसका। तो ये आप जितना ही कॉस्ट आप घटाते रहें, वो कॉस्ट अल्टीमेटली पास ऑन करना पड़ता है, बिकॉज हर आदमी का एक्सेल हर आदमी के पास होता है कोई भी इंडस्ट्री में। तो जब भी इस सिचुएशन में कोई कंपनी आती है तो इसमें एक लेवल के बाद आपका पी धीरे धीरे, बिकॉज ये 40% ग्रोथ से 25% ग्रोथ हो गई है कंपनी, तो यहाँ से पी एक्सपेंशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट हाँ, ये है कि आपको यहाँ से 20-25% अगर ईपीएस बढ़ती गई तो आपको मिलता जाएगा, और अगर ईपीएस नहीं बढ़ी तो फिर आपका पी और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 20,000 करोड़ मार्केट कैप पे, 20,000 करोड़ मार्केट कैप पे मुझे लगता है डिक्सन ठीक ठाक स्टॉक है, ऐसा कोई चमत्कारी स्टॉक नहीं है। हाँ, लेकिन वो 10% ग्रोथ कंपनी से बेटर और डिफरेंट है। लेकिन एक और डिफरेंस क्या है, जो 12% की ग्रोथ कंपनी है, जो हमारी एशियन पेंट और पिडिलाइट, जो भाई बहन ये दोनों हैं, इनके कंपैरिजन में अगर आप डिक्सन को देखेंगे तो डिक्सन के हाथ में कुछ नहीं है। डिक्सन का कल कोई इवेंचुअलिटी होगी और इसके जो बायर्स हैं वो इसके ऊपर हावी होकर और प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन एशियन पेंट और पिडिलाइट के पास फिर भी प्राइसिंग पावर है। तो क्या 25% ग्रोथ की ऐसी कंपनी लोगे जिसके हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है, कि आप 12% की ग्रोथ की कंपनी लोगे जिसके हाथ में प्राइसिंग पावर है लेकिन उसका ग्रोथ कम है? और अगर दोनों का पी रेशियो अगर 70-80 है तो आप कौन सी लोगे? तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका 10 ईयर व्यू है तो एशियन पेंट पिडिलाइट में फिर भी आप श्योर हैं कि आपका पैसा पक्का है। डिक्सन में आपको हर समय, हर क्वार्टर, हर मोमेंट आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। तो ऐसे कंपैरिजन करना चाहिए, एनालिसिस ऐसी होती है, और जब ऐसे एनालिसिस होती है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, इजी नहीं होता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि ग्रोथ क्या होगी। तो ले देकर बात ये रही कि डिक्सन का रिजल्ट ठीक था, अच्छा था, थोड़ा सा मार्जिन एक्सपैंड हुआ, इनपुट कॉस्ट इनको कम हो रहे हैं तो इनको बेनिफिट थोड़ा हो रहा है, लेकिन बेनिफिट जब तक ही ठीक है जब तक इनका जो बायर है जो वो इनके सर पे आकर नहीं बोले कि भाई तुम हमारा रेट और घटा दो। तो ये एक बात रही। और वॉल्यूम ग्रोथ जो कम हो रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ये सब कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज के स्केल पे चलता है कि आप 10 करोड़ का सामान बनाएंगे तो ये आपका कॉस्ट आएगा। जहां आपका सामान 10 के बजाय 9 करोड़ का बनता है या 8.5 करोड़ का बनता है, आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है वो खाने लग जाता है आपको। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो एकदम ही कम नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ कम होगा तो इनका सारा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाएगा, जो पीछे नहीं हुआ था। स्टॉक तो पिटा हुआ है काफी, बट मुझे लगता है ठीक ठाक ही, अभी कोई ऐसा कोई डरने की बात नहीं है और कोई बहुत उछलने की बात भी नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग एनएमडीसी। ये स्टॉक बड़ा ही जबरदस्त स्टॉक है। आप अगर देखेंगे इनका डिविडेंड यील्ड मतलब 12-13-14% डिविडेंड यील्ड देती है, और हर साल इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार इतना डिविडेंड यील्ड देगी, अब क्या देगी आगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे एनएमडीसी टाइप स्टॉक जो होता है वो टर्मिनल वैल्यू उसका जीरो होगा, बिकॉज आप एक आयरन और माइन ऑपरेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप क्या खोद के सारा आयरन और निकाल देंगे, उसके बाद बचेगा क्या वहां पे? कुछ नहीं, बिकॉज आपके पास एक माइन का डिपॉजिट है। सपोज उसमें 200 मिलियन टन है, 500 मिलियन टन है, जो भी क्वांटिटी है आपका, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में खोद के पूरा माइन खाली कर दिए। उसके बाद आपके पास बचे खाली जमीन, जो भी आपकी नहीं है, बिकॉज आपको लीज होल्ड पे मिली है गवर्नमेंट से, आपको वापस रिटर्न करनी होगी। तो ये सब कंपनीज जब होती है तो इनका टर्मिनल वैल्यू जीरो होता है और इनका सारा अपफ्रंट पेमेंट आता है, मतलब आज के दिन जितना खोदा उतना बेचा। लेकिन अगर आप एनएमडीसी का रिजल्ट देखेंगे, दो बेसिक पैरामीटर्स के साथ मैं वर्क करूंगा। 3% का इनका करीब वॉल्यूम का डिक्लाइन हुआ और 28% रियलाइजेशन घट गया। 3% वॉल्यूम बढ़ा इनका, 28% रियलाइजेशन घट गया इनका। अगर आप देखेंगे तो 20-25%, क्योंकि आयरन और प्राइसेस कोलैप्स कर गए हर जगह ग्लोबली, इंडिया में। तो वो बोलकर इनको भी एक प्रेशर आया, बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम रहेगा। जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है तो ऑब्वियसली जो मार्जिन है दोनों के अंदर में, वो डिफरेंस का मार्जिन जो है वो कंट्रैक्ट करता है। बट ये फ्री कैश फ्लो बिजनेस है, पैसे फेंकती है ये, मतलब इनको कोई जरूरत ही नहीं है वापस पैसा लगाने की, बिकॉज बेसिकली इनकी माइंस पूरी खुली हुई है, ना इनको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करना है, वहां से खोदना है और निकालना है। नई माइंस ये लेते नहीं है, बिकॉज नई माइंस जो है गवर्नमेंट अब ऑक्शन करती है। आयरन और एक्सपोर्ट पे बहुत झमेला है इंडिया में। झमेला इन द सेंस की कभी बोलते हैं गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कभी बोलते एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज स्टील प्लांट्स जो है वो जाकर लॉबी करती है गवर्नमेंट को कि अगर आयरन और एक्सपोर्ट हो गया इंडिया से तो हमें आयरन और महंगा पड़ जाएगा। तो स्टील अगर महंगा होगा तो इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आएगा,
तो स्टील कंपनीज की जो लॉबी है वो इंश्योर करती है कि एनएमडीसी एक्स्ट्रा नहीं कमाए, लेकिन जो कुछ कमाती है एनएमडीसी वो काफी है मोटा डिविडेंड देने को। तो मुझे लगता है कि जब डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आप लेते हो तो एक परसेंटेज डिविडेंड का होना चाहिए, उसके साथ अगर छोटा सा ग्रोथ आ जाएगा, मतलब मुझे अगर कोई बोले कि 3% डिविडेंड यील्ड और 15% ग्रोथ है तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। उससे 3% यील्ड और 15% ग्रोथ से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता, बिकॉज आगे पीछे कहीं ना कहीं वो जो डिविडेंड यील्ड 3% और 15% ग्रोथ है उसको रीरेट करा देगा। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि 6% डिविडेंड यील्ड और 2% का ग्रोथ है या फ्लैट है तो आई वुड नॉट बी टू मच इंटरेस्टेड। बट एनएमडीसी जो है मेरे ख्याल से 10-12% डिविडेंड यील्ड बड़े आराम से आ सकता है, और इसमें अगर 10% का ग्रोथ आ गया तो नथिंग लाइक इट स्टॉक है ये। तो वैसे देखना चाहिए, बट हाँ ये सेफ्टी वाला स्टॉक भी है। नॉर्मली पीएसयू सेफ नहीं होते बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी कुछ छेड़छाड़ करती है, बट एक कैश सरप्लस है इनके पास, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये गवर्नमेंट के हिसाब से जरूर काम करते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना इनका दाम नहीं घटा सकती आयरन ओर का कि कल कोई घाटा करने लग जाए। तो अगर आप बीपीसीएल एचपीसीएल देख रहे हो तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि एनएमडीसी देखना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक अच्छा मोटी कंपनी है जो डिविडेंड अच्छा देगी। एक रैली आती है मार्केट में, उसके बाद मार्केट रुकता है, मोमेंटम थोड़ा सा शांत होता है, उसके बाद नीचे स्टॉक्स आते हैं फिर ऊपर जाते हैं वैसे, और वो चल भी रहा है। और मुझे लगता है स्मॉल कैप आईटी में अब फिर ज्यादा फ्लेवर आएगा, बिकॉज जो टीसीएस इन्फोसिस जैसे आपको पता ही है, मैं हर वक्त बोलता हूँ तो हाथी है कितना बढ़ेंगे, बिकॉज एलिफेंट्स कांट डांस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। बट ये रही बात अमेरिका की। और फाइनली एक और बात, एप्पल का मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन अब यूके के मार्केट कैप से ऊपर हो गया। मतलब इंग्लैंड जैसे पूरी दुनिया पे राज किया था किसी समय, बोलते थे द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि एक जगह कहीं उठा हुआ है सूरज तो दूसरी जगह ढल रहा है और ढलने के पहले कहीं और सूरज जाग जाता था। उसका मार्केट कैप से ज्यादा एप्पल का मार्केट कैप हो गया $2.7 ट्रिलियन। तो ये दुनिया है, दुनिया में सब चेंज होता है एंड एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, बट एप्पल एट $2.7 ट्रिलियन अमेजिंग मार्केट कैप है। मुझे लगता है ये सब कंपनियां जो है, अभी भी एप्पल में 8-10% का ग्रोथ तो आएगा ही आएगा अगले काफी सालों तक। तो अगर आपको कोई बहुत ही सेफ स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आप एप्पल टाइप कंपनी देख सकते हो अमेरिका में। लेकिन प्रॉब्लम एप्पल में ये है कि टेक्नोलॉजी कब चेंज होगी क्या पता, कि आपके यहाँ पे कोई चिप लग जाए जिससे आपका फोन भी चालू हो जाए, आपकी सोचे कि चलो भाई मैं थोड़ा अभी एक आदमी मेरे दोस्त को फोन करो और सोचते ही नंबर लग जाए।